मित्रों, आज हम वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण व्यास जी से बातचीत करने जा रहे हैं। डॉक्टर सत्यनारायण जी व्यास प्रोफेसर हैं हिंदी के, और आप कवि, समीक्षक और संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ भी हैं। साहित्य में गहरी रुचि है आपकी। तो प्रथम डॉक्टर सत्यनारायण जी से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आपका नाभिनाल कहाँ कटा? मेरा नाभिनाल शब्द अच्छा लिया, बड़े व्यंजक है जी। और मैं क्या कि भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ गांव में पैदा हुआ जी। और मैं ऐसे पंडित परिवार में पैदा हुआ जहां मेरे माता पिता दोनों संस्कृत जानते थे जी। मेरी माँ गीता का मूल पाठ संस्कृत में करती थी और उसे समझती भी थी। पिताजी श्रीमद् भागवत के बहुत विख्यात पंडित थे और सीतामऊ मालवा में वहाँ पंडिताई करते थे। तो मैंने जो आंखें खोली तब से माता पिता को संस्कृत, महाभारत, व्याकरण वगैरह ये सब बोलते सुना। तब से मुझे लगा तो मैं भी पिताजी की अलमारी में रखे जो ग्रंथ थे संस्कृत के, चाहे समझ में आए ना आए, उनको खोल के शाश्वत श्लोक पढ़ता था। तब से मुझे लगा कि मैं कुछ और विशेष इसमें आगे बढ़ूंगा। और फिर जब स्कूल में पढ़ने लगे तो 10वीं क्लास में जब आया जी। प्रेमचंद का गोदान सबसे पहले इशू कराया और उसके साथ कामायनी भी लाया। अरे वाह। कामायनी मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन उसके छंद पे मुझे लगा कि कोई महान चीज़ है। बिल्कुल। 10वीं क्लास की मेरी उम्र 15 वर्ष की थी। मुझे लगा है कोई ग्रेट चीज़ है और इसे मैं बाद में और पढ़ूंगा। उसको उससे गाता था और गोदान तो मेरी पूरी तरह समझ आ। फिर प्रेमाश्रम वगैरह लाया। यहाँ से मुझे लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए। तो जैसा हर रचनाकार के साथ होता, मेरी शुरुआत कविता से ही हुई। स्कूल के पत्रिका में कविता छपी। उसके बाद फिर मैं ब्रज भाषा में सवैये और कवित्व और घनाक्षरी लिखने लगा, जो मेरी जन्मजात पता नहीं कोई गॉड गिफ्ट है कि मैं छंदों में आसानी से लिख लेता हूँ। एक भी मात्रा कम ज़्यादा नहीं होती। यहाँ से शुरू हुआ और फिर इसके बाद कवि सम्मेलनों में एक आध जाना शुरू किया मंच पे। तो मुझे लगा ये बड़ा मंच, तो अपनी कविता का टोन बदला, छंद वगैरह को छोड़ा और कुछ और तरह से कविता लिखने लगा। यहाँ से पढ़ाई मेरी 16 वर्ष की अवस्था के बाद। बिल्कुल। जैसा कि आप तो हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं और हिंदी पढ़ाते रहे हैं, अध्यापन कार्य भी आपने किया है। साहित्य में जो रुझान है आपका, वो कैसे बढ़ा हिंदी साहित्य में? जैसे आपने अभी बताया थोड़ा सा। मेरे साहित्य के रुझान के पीछे मैंने बहुत बचपन में ही दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। वाह। तो उससे मुझे झटका लगा। मुझे लगा ये कोई बहुत ताकतवर चीज़ है, ये रिंग मास्टर कुछ अलग ही तरह से कह रहा है। तो दयानंद सरस्वती की भाषा, उनका कंटेंट, उनका लॉजिक, तर्क वगैरह मुझे बहुत बेहद विचलित कर गए जी। और वो पहला व्यक्ति मैंने देखा जो अपने हिंदू होते भी हिंदू धर्म की बुराइयों पर कोड़े मार रहा है। बिल्कुल। और सबकी रगेत दिया और फिर भी यह है कि किसी मुसलमान ने उनको नहीं मारा और वो अंत में वो काच पीस के किसी हिंदू रसोइये ने उनको खिलाए कर, वो अलग बात है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश। एक और पुस्तक पढ़ी मैंने, उसकी समर्थ गुरु रामदास की दास बोध जी, जो मराठी का हिंदी अनुवाद था, मेरे पिताजी के उसमें रखा था। दोनों ग्रंथों को पढ़ के मुझे सोचा, मैंने कहा ये तो साहित्य और साहित्य के अलावा भी बहुत बड़ा बौद्धिक क्षेत्र है। तो तब से मैंने फिर अच्छी अच्छी किताबें सूचीबद्ध बना करके लाइब्रेरी से ला करके अपना स्वाध्याय शुरू किया। और मैं उन बिरले व्यक्तियों में से हूँ जो कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, क्योंकि मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। लेकिन जिद थी कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन के लोगों को पीएचडी करा के फिर मैं रिटायर हूँ, और ऐसे ही मैंने किया अभी। जी। साहित्य चूँकि समाज का दर्पण कहा जाता है, और साहित्य एक प्रकार से मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है। तो आप कहाँ तक साहित्य का जो महत्व है, किस प्रकार से व्याख्यात करेंगे? देखिए, मुझे याद आ रहा है कविता क्या है, शुक्ल जी का एक 40 पेज का निबंध है। जी बिल्कुल। उस निबंध को ख़त्म करते हुए लिखते हैं शुक्ल जी बड़ी कठोर भाषा में, और मतलब के बाद लिखते हैं कि जब तक कविता और साहित्य है, मनुष्यता जब तक रहेगी, कविता और साहित्य की आवश्यकता हमेशा रहेगी जी। कोमा जानवरों को इसकी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। तो इससे समझ ली कि साहित्य में न केवल मनुष्य बनाता है बल्कि मानवीय गुणों और मानवीय मूल्यों को बढ़ाता भी है, हमारे मन को, चरित्र को परिष्कृत करता है, बुद्धि को बहुत प्योरीफाई करता है। इसलिए जो साहित्य से, संगीत से जुड़ा नहीं है, बिना सिंह पूंछ का पशु है, संस्कृत के पंडित लिख गए हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोक मानस है, जो हृदय से शुद्ध ईमानदार है, भले वो अनपढ़ हो, निरक्षर हो, लेकिन वो अपने आप में सहज ज्ञान, इंट्यूशन के द्वारा उनको वो सब पता है जो शास्त्र में लिखी हुई बात जी। और यहाँ कबीर प्रत्यक्ष उदाहरण है। कागज हाथ छुओ नहीं, कलम लई नहीं हाथ। इसलिए निरक्षर व्यक्ति का, अनपढ़ व्यक्ति का सहज ज्ञान और एक अर्जित ज्ञान शास्त्रानुभव से
दोनों में टक्कर है। और मैं सहज ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि शास्त्र भ्रमित कर सकते हैं और हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन लोक ज्ञान, सहज ज्ञान कभी ऐसा नहीं करता। बहुत ही लोकतांत्रिक बात आपने कही। जैसे कबीर की बात करते हैं और फिर उसके बाद उत्तर कबीर जिसे आते हैं, गांधी जी की बात हम करते हैं, तो कैसे रूपायित करते हैं गांधी जी को कबीर से और गांधी तक की यात्रा में? कबीर और गांधी की कुछ बातें तो मिलती जुलती हैं जी। और मैं गांधी की बहुत सी बातों को मानता हूँ और बहुत सी बातें मुझे लगता है कि अब लागू नहीं हो सकती। इतिहास के रथ चक्र को उल्टा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नेहरू के समय से हो गया था कि अब जो तय हो चुका है देश के भाग्य में वही होगा। और गांधी जी की अहिंसा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सत्याग्रह ये नई बात थी जी। और इसी पर असहयोग आंदोलन ये नई बात थी, गांधी जी का मौलिक आविष्कार था। बाकी जो मानवीय मूल्य, अहिंसा, अपरिग्रह वगैरह ये तो पहले से हजारों वर्षों से चले आ रही है, शायद सभी धर्मों में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर तो, और जहाँ कबीर का सवाल है, कबीर मुझे तुलसी से ज़्यादा इसलिए पसंद है कि कबीर हमारे देश की वर्तमान अवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। कबीर को ज़ोर शोर से प्रचारित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारते हैं। और अभी जो हमारा देश धर्म के दुरुपयोग की उस राजनीति में ग्रस्त है, इसलिए कबीर बड़ा प्रासंगिक है। कबीर की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए, तब हम लगता है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान बच सकता है। और अगर मैं गलती नहीं करूं, ये कह रहा हूं कि मनुस्मृति को जहां संविधान से महत्व ज़्यादा दिया जाए, समझ लीजिए खतरा है। जी हाँ, ये बहुत ही लोकतांत्रिक बात आप करते हैं सर। और अब बात करते हैं जन और साहित्य की। तो जन और साहित्य का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को किस प्रकार से आप देखते हैं? जन और साहित्य, साहित्य जो है, देखिए मैं समझता हूँ कि एक वो थ्योरी है पश्चिमी काव्यशास्त्र की जी, कि लिटरेचर एंड आर्ट इज इमिटेशन ऑफ नेचर, एक सिद्धांत है। समस्त कलाएं और समस्त काव्य और साहित्य संपदा ये प्रकृति की नकल है। हमारा समाज भी प्रकृति का अंग है, मनुष्य भी प्रकृति का अंग है। मैन इज ए सोशल एनिमल, सोशल क्रिएचर ऐसा कह सकते हैं। इसलिए प्रकृति में से सब कुछ उत्पन्न होता है। एक समय था जब मैं मानता था कि मेरी ज़िंदगी साहित्य के लिए, और जब बुद्धि आई, अकल आई, तब सोचा कि मैं मुक्तिबोध, प्रेमचंद और महान वो नहीं हूँ। इसलिए अब समझ में आया कि साहित्य ज़िंदगी के लिए। जी, जी। दोनों में रात दिन का फर्क है। मैं इतना दीवाना होकर, जुनून होकर नहीं लिख सकता, न मेरे में इतनी प्रतिभा है। इसलिए जो सिद्धांत था कि ज़िंदगी साहित्य के लिए, वो मेरे से संभव नहीं, तो कम से ये तो करूँ कि साहित्य ज़िंदगी के लिए। साहित्य के द्वारा अपने को मैं लिख पढ़ करके और अपने को अच्छा बनाऊं, और मेरी बात किसी को पसंद आए तो वो भी इसमें से कुछ अच्छा ले ले। ये जनता और साहित्य का सीधा संबंध है। हजारी प्रसाद कहते हैं कि हृदय से निकली हुई बात सीधे हृदय को प्रभावित करती है, दिमाग से निकली हुई बात सीधे दिमाग को प्रभावित करती है। बिल्कुल। विश्व साहित्य की बात हम करें और हिंदी के साहित्यकार जिनके लेखन का प्रभाव आपके जीवन पर रहा हो, ऐसा किसको याद करते हैं? वापस से बोलिए। विश्व साहित्य और हिंदी के जो साहित्यकार हैं जिनके लेखन का प्रभाव आपके जीवन और विचार पर पड़ा हो, ऐसा कोई स्मरण है? साहित्यकार के बजाय मैं कहूँ चिंतक। जी जी, बिल्कुल। तो विश्व के चिंतकों में सुकरात वगैरह को, मेरे क्या बीए में दर्शन साथ था, मैंने प्राइवेट बीए किया, तो मैंने सुकरात से लेकर पश्चिम का सारा दर्शन पढ़ा। और उसमें जिन्होंने मुझे प्रभावित किया उसमें अरस्तु है एक तो जी। और अरस्तु के बाद मुझे मेरा ध्यान जाता है, एक जर्मनी के दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, शुद्ध बुद्धि मीमांसा, जिसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। उसमें कांट ने ये कहा कि देखिए, दर्शन के आगे जाकर के दो रास्ते पड़ते हैं जी। एक रास्ता विश्वास, फेथ की तरफ जाता है, जहाँ ईश्वर मिलता है, जहाँ आपकी आस्था सुकून पाती है, जहाँ श्रद्धा है और मन को सुकून है, सब कुछ है, और वो दर्शन से अलग हो जाता है। दूसरा रास्ता जाता है वो लॉजिक का है, जैसे हम रजनीश ओशो को सुनते हैं तो सुनते ही जाओ, लेकिन लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। तो ये दूसरा तर्क का रास्ता है, तर्क से न ईश्वर मिलेगा न कुछ मिलेगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, आपकी बुद्धि बारीक होगी, चिंतन आपका सूक्ष्म हो जाएगा। तो ये दर्शन के दो धाराएं हैं। ये पहली बार मैंने कांट में देखा जी। और इसके बाद कांट की टक्कर का मुझे भारतीय दार्शनिक मिला आदिशंकर जी। तो आदिशंकर ऐसे ज़बरदस्त वो भाषा लेखक हैं कि उनको आप न तो स्वीकार कर सकते हैं न उनको इनकार कर सकते हैं। उन्होंने जो ब्रह्मवाद और मायावाद खड़ा किया, वो काफ़ी आलोचना भी उसकी हुई,
और उससे हमारा भारतवर्ष कमज़ोर हुआ। कई लोगों ने इस पर आपत्ति की कि ये ठीक नहीं है, और मैं भी ये मानता हूँ कि संन्यास, निराशा, नैराश्य और ये शरीर को, संसार को नश्वर मानना, ये शंकर की बातें हमें स्वीकार नहीं है। मैं मायावाद को खारिज करता हूँ। जी, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही और सांप्रदायिक जो प्रवृत्तियां पनप रही है, उनको आप कैसे देखते हैं? गांधी जी एक समय कहते थे कि राजनीति के साथ धर्म जुड़ना चाहिए जी, और मुगल काल को भी देखें तो राजाओं के साथ आलिम और ओलिया उस पर हावी रहते थे, बादशाह पे जी। और हमारे हिंदू सम्राट थे वगैरह, इनके भी सलाहकार थे जो शास्त्रों के ज्ञानी और विद्वान थे, वैदिक विद्वान, लेकिन वो एक स्वस्थ प्रक्रिया थी। और धर्म का जितना जम करके दुरुपयोग पिछले दशक से हो रहा है राजनीति के माध्यम से, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि वो बरसना योग्य है। और धर्म जो इतनी पवित्र वस्तु है, और साथ साथ धर्म के खतरे भी हैं कि धर्म की वजह से जितने लोग मारे गए वे मनुष्य में संसार में, उतने दोनों विश्व युद्ध में नहीं मारे गए, ऐसा लोगों का आकलन है। तो इसलिए एक यूटोपिया ये भी है कि क्या बिना किसी धर्म के कोई इंसान ढंग से नहीं जी सकता? यूटोपिया भले ही है, लेकिन सोचने की बात है। जी जी। और हाँ, धर्म जो है, अगर धर्म है तो मुझे महाभारत का एक श्लोक याद आया, बहुत बढ़िया श्लोक है जी, सुनाइए। भीष्म से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि धर्म की क्या परिभाषा। एक अनुष्टुप में बढ़िया जवाब दिया, मेरे ख्याल से विश्व में किसी को भी अस्वीकार नहीं हो सकता जी। वो है, जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है वह अधर्म है जी। और जिस धर्म का किसी भी धर्म से विरोध नहीं है बल्कि सामंजस्य, वही वह सच्चा धर्म है। श्लोक इस तरह है, धर्मम यो बाधते धर्मम न स धर्म कुधर्म तत्। धर्मम यो बाधते धर्मम न स धर्म कुधर्म तत्। अब अविरोधी तो यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। सत्य विक्रम युधिष्ठिर का विशेषण है, सत्य विक्रम, धर्म वो है जिसका किसी से भी विरोध नहीं, जो अविरोधी हो। बिल्कुल, ये मेरी मान्यता है। अगर ऐसा धर्म होता है मैं सिरोधार्य स्वीकार, लेकिन जिस तरह से ये धार्मिक स्थलों का विकास करके बेरोजगारी और अशिक्षा और क्या नाम किसानों की समस्याओं सबसे बिल्कुल ध्यान हटा करके चालाक और उसके मतलब धूर्तता के साथ धर्म पे केंद्रित करके, और भारतीय भोली जनता जिसकी धर्म की जड़ें पाताल तक पहुंची हुई है उसको ब्लैकमेल करके, हाँ, उसका बिल्कुल दोहन करके इस तरह से जो है वो राजनीति में सत्ता में पहुंचा जा रहा है, जो शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन आगे पीछे एक वो है ना शेर की लाइन, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इसलिए ये जरूर अच्छे दिन आएंगे समझ। बहुत अच्छी तरीके से आपने इन बातों को जो व्याख्यात किया है। और इसके बाद में एक प्रश्न मेरे जहन में आता है कि किस तरह का साहित्य लिखा जाए जिससे सामाजिक बदलाव की दिशा निर्धारित हो सके, ऐसा कोई? इसके लिए सबसे पहला सूत्र है हमारे भारतवर्ष की जन्म कुंडली में, जो कि एक प्रायद्वीप है। भारतवर्ष की ऐसी बनावट है कि इसके जन्म कुंडली में लिखा है कि ये बहुलतावादी देश रहेगा, रहा है और रहेगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्तियां जो बहुत पॉपुलर है, सबको याद है, हेथाय आर्य हेता अनार्य हिताय द्राविड़ चीन शकहूण दल पाठान मोगल एक गेहे होलो लीन। तो ये बहुलतावादी हमारी संस्कृति, भाषा, संस्कृति, धर्म वगैरह सब चीज़ों को लेकर के जो बहुलता है वो हमारे भारत उसका प्राण है। हमारे भारतीय जनता का स्वास्थ्य उसी पर निर्भर है। इसमें से कोई भी गड़बड़ करता है तो इसके लिए वो दोषी है। मैं समझता हूँ मानवता के विरुद्ध अपराध है जो इसमें से करता है। आप तो संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ भी हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और अभी जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो संस्कृत भी निकल करके आ रही है। तो ये संस्कृत का जो विचार है या संस्कृत जो भाषा आपने सीखी वो कहाँ से, किस प्रकार से सीखी? एक तो ये बहुत गलत मुहावरा चलता है लोगों का, संस्कृत मृत भाषा है जी। संस्कृत मृत भाषा वो कहते हैं जिनको संस्कृत से चिढ़ है या एलर्जी है या जो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। हमारे बहुत से ऐसे आते हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत वांग्मय से उनकी जड़ें कटी हुई हैं और वे लोग हवा में प्रगतिशील हैं जी। मैं उदाहरण देता हूँ, कार्ल मार्क्स जिसने हेगेल और फायरबाख का इतना गहन अध्ययन किया और सारी परंपरा का ज्ञान लेने के बाद उसने अपनी किताब लिखी। और हमारे भारत के जो भाई कुछ प्रगतिशील भाई हैं वो संस्कृति से ही चिढ़ते हैं, भारतीय वांग्मय से चिढ़ते हैं। ये गलत बात है। जितने प्रसिद्ध प्रगतिशील हस्ताक्षर हैं, देखिए राहुल संकृत्यायन है और वो हरिशंकर परसाई है, रामविलास शर्मा है, ये प्रगतिशील है।
जिन्होंने सारे भारतीय वाङ्मय को अच्छी तरह से खंगाल करके उसमें से बहुमूल्य बातें निकाली हैं और उसको प्रासंगिकता से जोड़ा और हमारे समाज के काम में लिया है। यही मैं समझता हूँ उपयोग है संस्कृत का। साहित्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो आप किस तरह से सोचते हैं, कैसे मंथन करते हैं वर्तमान स्वरूप के बारे में? वर्तमान स्वरूप में देखिए, जो पुरस्कारों की राजनीति चली है, जिसको जितने पुरस्कार मिलते हैं मैं समझता हूँ सेटिंग में उतना ही उस्ताद है। जी जी, बहुत ज़्यादा पुरस्कार मैं समझता हूँ ये कोई न कोई गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल जी। और अपरस्कृत लोगों में इतने जीनियस लोग बैठे हैं कि जिनके सामने पुरस्कार छोटा हो जाता है। बिल्कुल। मैं आलोचना तो नहीं कर रहा, पर अभी मैंने रेत समाधि पढ़ी गीतांजलि श्री की, जी। तो बहुत बहुत अनुकूलता से पढ़ी, बहुत सहृदयता से पढ़ी, लेकिन मुझे लगा कि वो बुकर पुरस्कार भले ही दिया होगा, पता नहीं क्या सोच कर समझते नहीं, क्योंकि हर एक आदमी के संस्कार रुचियाँ अलग होती हैं। बुकर पुरस्कार देने वालों को मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर कैसा है मैं क्या जानूँ, और वो पश्चिम के लोग हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे हृदय को, जो मेरा व्यक्ति को अगर कहा जाए तो मैं रेत की समाधि मेरे मतलब गले नहीं उतरी, और वो भाषा के साथ खिलवाड़ है। खिलंदड़ तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, खिलंदड़ भाषा के साथ अच्छी है, लेकिन खिलवाड़ करना वो मूल बात को है ही नहीं, और बिल्कुल उलझुल। और ऐसी भाषा कृष्णा सोबती भी शर्मा जाए और फणीश्वरनाथ रेणु भी शर्मा जाए, उन्होंने आंचलिक भाषा को बहुत बढ़िया तरीके से उसमें पिरोया है। लेकिन इसने तो हद कर दी। ये रेत की समाधि, मुझे लगा है कि जो मेरे हर पुस्तक पढ़ने में जो समाधि लगनी चाहिए, मेरे साहित्यिक संस्कारों की समाधि टूट गई, और मुझे लगा कि ये कोई बात है ना, यानी जिसको नागार्जुन कहते हैं ना, कविता पहाड़ जितनी और अर्थ चने जितना। तो यही हाल उस रेत की समाधि मुझे लगा, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कह सकता। सर, अब जो वर्तमान जो साहित्य लिखा जा रहा है, डिजिटल साहित्य आ रहा है सामने, समाज के सामने, तो पुस्तक प्रकाशन को खतरा है क्या इससे? हाँ, तो बहुत मौजूद प्रश्न है। इस खतरे से मैं खुद ही दुखी हूँ। मैं तो वही व्यक्ति हूँ जो अपने हाथ से डायरी में कलम से लिखता हूँ और पुस्तक पढ़ता हूँ, और ये डिजिटल दूसरी तीसरी पीढ़ी हमारे बेटे और पोतों की चल रही है, ये बहुत ही सारी दुनिया को उलट पुलट करने वाली है। और छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं आँख में, वो किताब पढ़ना ही नहीं चाहते। तो प्रिंट मीडिया, यहाँ तक कि अखबार तक को वो मोबाइल और लैपटॉप पे पढ़ना चाहते, ये तो हद हो गई। तो जो सुख अखबार को मूल रूप से पढ़ने या पुस्तक को पढ़ने से, उस सुख का वो स्वाद नहीं जानते। इससे उनमें एक अधीरता पनप रही है युवा पीढ़ी में, यंग जनरेशन, जो डैशिंग जनरेशन है, उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ कि वो सही रास्ते पे नहीं जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कोई जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप का सवाल नहीं, सवाल यहाँ गलत और सही का है। जी बिल्कुल। तो ये मैं उन्हें कहना चाहता हूँ बच्चों को प्रिंट मीडिया किताब भी पढ़ें और उसको भी साथ में, लेकिन उसके एक अनुपात का ध्यान रखें। वो सिर चढ़ के बोल रहा है और उससे खतरनाक चीज़ें आने वाली। अभी मुझे किताब पढ़ने को मिली युवाल नोवा हरारी की, एक तो किताब उसकी द सेपियंस, और 2 किताबें और आई जिसमें 21 चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी अभी किताब आई जी। तो उसने आगाह किया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक क्या नाम वो जिसको कहते हैं क्लोन भेड़ वगैरह, इस तरह से ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं खतरनाक है। वो दिन आ जाएगा जब मनुष्य इन यंत्रों का गुलाम हो जाएगा और उसकी दिनचर्या ये यंत्र तय करेंगे, और वो विवश होकर के लाचार होगी, उनकी गुलामी को स्वीकार के उनका आज्ञा पालन करेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ मनुष्य का पतन है। कहाँ तो अरविंद ने महामानव कहने की बात उठाई थी, और कहाँ ये पतनशील मानव हो रहा है। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत संकट की बात है। और ये जो आकाशीय आक्रमण है जी, हाँ, जिसको कहते साइबर अटैक है, हमला हो रहा है, ये आसुरी हमला है। और बिल्कुल स्पष्ट बात आप देख रहे होंगे, ये सबका अनुभव है कि हम वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया में जा रहे हैं। बिल्कुल, सारी बच्ची पीढ़ी जो है रियल वर्ल्ड को छोड़ करके वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर रहा है, और अब फोटो प्रदान हो गया और शादी और विवाह गौण हो गए। बिल्कुल, पहनाई हुई माला को वापस हाथ लेके फोटो खिंचाया जाता था कि लगे कि उस समय फोटो खींचा गया। तो ये मुझे ये दुखदायी चीज़ें, असली जीवन से हम जुड़े रहे, नहीं तो हमारा साहित्य वगैरह सब धरा रह जाएगा। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल। एक प्रश्न, 2 प्रश्न मेरे पास और हैं, जिसको साहित्य में कलावाद और जनवाद की जो समकालीनता है, इन दोनों की जो भूमिका है क्या है? ये प्रश्न तो बहुत बरसों पहले बासी हो चुका। कलावाद को कभी का उसमें कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया गया, और ये बहस बहुत पुरानी हो गई, कम से कम 100 साल पहले से चल रही है। 50 साल पहले नंदू दुलारी वाजपेयी हुए थे, उन्होंने भी इस बारे में हस्तक्षेप किया था और ये कहा था कि कलावाद हो या कोई वाद हो,
वो साहित्य का नियामक बन के नहीं आ सकता। बिल्कुल। साहित्य की मूल चेतना है कि साहित्य समाज के लिए। प्रेमचंद का भी ये कहना है, कोई भी समझदार व्यक्ति ये स्वीकार करने से नहीं हिचकेगा कि साहित्य का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए हो, मनुष्य की बेहतरी के लिए हो, न कि वो तथाकथित आनंद और उसके सौंदर्य के लिए उसमें जो है गलतफहमी में वो डूबा रहे। इसलिए मैं साहित्य की सामाजिक उपयोगिता का पक्षधर हूँ और मनुष्य के दुख से सीधे जुड़ने का पक्षधर हूँ। और जो विचारधारा है, विचारधारा की पक्षधरता को भी एक स्वस्थ मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन उससे बड़ी भी चीज़ है, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य है, तो उससे ऊपर की चीज़ है। लेकिन ये है कि हम कोई आइडियोलॉजी लें, लेकिन उस आइडियोलॉजी में डॉगमेटिक नहीं आने दें, जड़तावाद नहीं आने दें, और उसको बराबर हम निखारते रहें, आगे बढ़ाते रहें, समय के अनुसार उसमें बदलाव करते रहें। तो आइडियोलॉजी भी बहुत अच्छी चीज़ है। अंतिम प्रश्न के रूप में मैं स्त्री और दलित विमर्श की चर्चा वर्तमान में काफ़ी जोर शोर से है, तो इसके बारे इनकी जो महत्ता है साहित्य में क्या है? बहुत प्रसिद्ध किताब सब जानते हैं, सिमोन द बोवार की द सेकंड सेक्स, जिसका हिंदी अनुवाद प्रभा खेतान ने लिखा ला, स्त्री उपेक्षिता। हाँ, वो किताब जब से मैंने पढ़ी तब से मुझे लगा, मैंने कहा स्त्री को अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। और दलित के साथ स्त्री को तो ये हिंदू शास्त्रों में भी यही है, ये उसको शूद्र, स्त्री शूद्र को साथ जोड़ा गया। शूद्र को अनुमति नहीं वेद पढ़ने की, तो स्त्री को भी नहीं है जी। तो जो स्त्री जन्मदाता है, सब कुछ है, जो महान है, जिसके गुण सीता है उसके बारे में गाए जाते हैं, उस स्त्री को महत्व नहीं देकर के वो गलती कर रहे हैं। तो स्त्री और दलित का जहाँ तक प्रश्न, दलित का एक बीच में विवाद चला कि दलित साहित्य अलग माना जाए या नहीं जी। नामर्जी भी इसमें उलझे रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं दलितों का है, लेकिन उस सीमा तक नहीं जैसे डॉक्टर धर्मवीर अगर करते हैं, जो प्रेमचंद को भी खारिज कर रहे हैं, हजारी प्रसाद को भी खारिज कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित नहीं, वो ब्राह्मण है। तो प्रेमचंद के कफन कहानी पे भी उनको संदेह है कि ये इसमें ईमानदारी नहीं है। तो ये अतिवादिता दलित की ठीक नहीं है। दलित वर्ग अम्बेडकर उसके सबसे बढ़िया आदर्श हैं कि जो सवर्णों ने हजारों वर्षों से हमारे भाइयों को, जानवर को छूने में स्नान नहीं करेंगे और किसी व्यक्ति को छूने में आप स्नान करें, इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है। और इसके लिए मैं गीता का एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूँ जो मुझे अखरता है आज भी। उसमें ब्राह्मण मस्तिष्क की चालाकी देखिए आप इस श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचे व स्वभागे च पंडिता समदर्शिना। पंडित लोग होते हैं वो कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, विद्वान, गाय, भैंस सब में समान रूप से उसको देखते हैं। तो समदर्शिना क्यों, समवर्तिना होना चाहिए जी। समान रूप से जो व्यवहार करते हैं शूद्र के साथ, चांडल का समान, उसके साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ खाते पीते, ये होना चाहिए। समदर्शिना क्या होता है? दूसरा उदाहरण देखिए, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, यहाँ भी पश्यति है। तो ये चालाकी है शब्दों की। ऐसे नहीं कि वो शब्दों की ज्ञाता नहीं थे, वो चाहते तो रख सकते थे, लेकिन अपने को बचाते हुए उन्होंने उसका पक्ष लिया, जिससे वो बहुत सहानुभूति रखते हैं। तो ये छल, ये छद्म हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है, जिससे गांधी जी भी दुखी थे, मैं भी दुखी हूँ। हर समझदार आदमी को दुखी होना चाहिए। युवा पीढ़ी जो आज की है उसके लिए क्या संदेश है? युवा पीढ़ी एक तो ये डिजिटल वर्ल्ड को अपनी सीमा में रखे, औकात में, अधीरता को त्यागे, और जो बेचैनी, जो डैशिंग कल्चर है और घुटनों से फटी हुई जीन्स पहनने में, उसमें सार नहीं है, जीवन को अच्छा बनाने में सार है। तो युवा पीढ़ी को चाहिए कि हमारे भारतीय जो परंपरा है शास्त्र की, उससे जुड़े, कोई भी रुचिकर अपनी कला उससे जुड़े, नृत्य है, संगीत है, स्थापत्य है, किसी से भी जुड़े, लेकिन जीवन को सार्थक बनाएं। केवल करियर बनाना और पैकेज के लोभ में बड़े बड़े डॉलर पाने के लिए अमेरिका जाना, यूएसए, ये सब मूर्खता है। माँ बाप मर जाते हैं, फ्यूनरल में नहीं आ पाता बेटा, फ्लाइट मिल गई, छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी मिल गई, फ्लाइट नहीं मिली, बहाने बजे बना करके कुल मिला के जो अमेरिकी डॉलर की चमक है उससे युवा पीढ़ी अंधी हो रही है, और ये बहुत बुरा लक्षण है। और इधर अमेरिका वाले भी परेशान हो रहे हैं कि यहाँ आकर के हम पर छा रहे हैं, और अमेरिका की जड़ भी इसी में। अमेरिका भी इस बात का पात्र है कि उन्होंने बेचारे उस रेड इंडियंस को मार मुर के भगा के उस पर काबिज हो गई सारे यूरोपियन। तो इनका भी ये माजना है कि इनको भी दंड मिलना चाहिए, और देशों के आकर के लोग उनको थोड़ा दबाएं, उनको एहसास कराएं। तो युवा पीढ़ी को एक तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट मीडिया से जुड़े, अखबार और पुस्तकें पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना सीखे। एक सीमा में ये जो साधन है लैपटॉप, मोबाइल वगैरह का सीमित उपयोग करे तो बहुत जीवन स्वस्थ रूप से चलेगा। इसमें विवेक की ज़रूरत है। अंतिम दौर में, साक्षात्कार के अंतिम दौर में मैं चाहूँगा कि एक कविता आपकी जो प्रतिनिधि रचना हो वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
पड़ोसी बोलते नहीं। जी। ये हमारे जो विश्वव्यापी एलिनेशन है जो बहुत तेज़ी से भारतीय शहरों में और कस्बों तक में आ रहा है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। और रही सही कसर इस कोविड ने पूरी कर दी कि हाँ, मैंने रिश्तेदारों ने मिलना बंद कर दिया जी। पड़ोसी ने। पड़ोसी बोलते नहीं, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल, जिए जाते हैं अभी बस अपने में, जाते हैं घर से बाहर जाने कहाँ, और बाहर से घर चले आते हैं आजकल, न मिलते हैं न मिलाते हैं नज़रें किसी से, चूहे की तरह अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं आजकल, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल। हर शाम खाना लेकर बैठ जाते हैं वे टीवी के सामने, कैसी हवा है चारों ओर, कैसे तो हो गए हैं लोग, किसी से मतलब नहीं, क्या हो गया है इस ज़माने को कि फ़ोन किए बिना कोई किसी के घर जाता नहीं मिलने आजकल, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल। आदमी आदमी नहीं रहा, समाज समाज नहीं रहा, बस्ती बस्ती नहीं रही, मिलना मिलना नहीं रहा, बिछुड़ना बिछुड़ना नहीं रहा। छोड़िए ये सब तो बातें हैं बात की, एक सच है जी। जिसे हिचकते हैं लोग कहने में, और यह है कि जिंदगी नहीं रही आजकल, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल। बचे हैं पड़े हैं घरों में अधिकतर अधेड़ और बूढ़े, बचे हैं पड़े हैं घरों में अधिकतर अधेड़ और बूढ़े, उनके युवा लड़के और लड़कियां दूर चले गए हैं कहीं अपने बच्चों के साथ अच्छे से पैकेज पर। उनके लड़के लड़कियां दूर चले गए हैं कहीं अपने बच्चों के साथ अच्छे से पैकेज पर। जैसे बढ़ता जाएगा पैकेज वैसे बढ़ती जाएंगी दूरियां, घर की और मन की भी। नहीं पाट सकते कभी मोबाइल इन दूरियों को, क्योंकि विकल्प नहीं जन्मा आज तक दुनिया में स्नेह और ममता का। वाह वाह। विकल्प नहीं जन्मा आज तक दुनिया में स्नेह और ममता का, जानकर इस असलियत को लोग अनजान से सब हो रहे हैं आजकल, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल। हाँ, पूछते हैं हालचाल संयोगवश टकरा जाने पर, पूछते हैं हालचाल संयोगवश टकरा जाने पर, कभी स्टेशन पर, बस अड्डे पर या कभी बाजार में। अरे लेकिन बड़ी मुस्कान वह उनकी जालिम रहस्यमयी आडंबर की चरम सीमा परिभाषित करती हुई बन जाती है अभेद्य ढाल सी उनमें छिपे अलगाव की, कि उनका वह मिलना नकली, उनकी बातें नकली, कहना नकली, सुनना नकली, और तो क्या उनका वह हंसना भी नकली। कि न हंसने लायक बात पर भी हंसते रहना उनका, और वह भी बेमन से, ताकि भीतर का किसी से मतलब नहीं रखने वाला रूखापन दबा रहे, प्रकट न हो। कुछ इस तरह देने लगे है झांसा अभिनय से अपनत्व का, लोग आपस में हुए क्यों अजनबी से आजकल, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल। साक्षात्कार की इस उत्तरार्ध में मैं ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कृतियाँ आई हैं, कौन कौन सी कृतियाँ आई, कितनी आई हैं? हाँ, मेरी करीब 15 किताबें आई हैं जी। और अभी जो आई है किताब ये राजस्थानी शब्दों की विकास यात्रा है जी। इसमें मैंने बताया कि ऋग्वेद से लेकर हमारी हिंदी और मेरी बोली मेवाड़ी तक जी। कई सैकड़ों शब्द है जो यूं कहीं और तत्सम रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अच्छा। उसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे जीमना शब्द है जो गुजराती में जमवा माटे सगवड़, और हिंदी में भी, मेवाड़ी में भी, राजस्थान में जिम्बा, जिमणा, जिमण, ये ऋग्वेद में जो का जो मिलता है, जिम धातु, जिम खादने। इसी तरह से अच्छा शब्द हिंदी में राजस्थान में प्रयुक्त होता है, अच्छा शब्द ऋग्वेद में सैकड़ों जगह बार बार आया, अच्छा जी, उत्तम के लिए। और ऐसे जैसे सीरी शब्द है, जो खेती करने वाले सिजारी को हम सीरी कहते हैं, तो ये सीरी शब्द ऋग्वेद में जो कहते हो खेती करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये मुझे आश्चर्य है कि ऋग्वेद की 5000 साल पुरानी भाषा आज भी प्रयुक्त हमारी हिंदी में हो रही है, तो हिंदी का सीधा जुड़ाव ऋग्वेद से है कई मामलों में। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात ये मैंने इस किताब में दी। और कई कविता संग्रह आए हैं 3-4, और मैं वैसे कविता तो काफ़ी लिखी है, लेकिन मेरी छवि कुछ आलोचक की ज़्यादा हो रही है, जो मैं समझता हूँ कि आलोचक होना कोई कम चुनौती नहीं है। और आलोचना को मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहूँगा, आलोचनात्मक सृजनात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल। आलोचना रूखी नहीं होनी चाहिए, आलोचना में पारिभाषिक शब्द नहीं होने चाहिए। आलोचना भी सृजनात्मक है, इसलिए साहित्य का अंग है। बिल्कुल। अगर सृजनात्मक नहीं है तो आलोचना साहित्य का अंग नहीं हो सकती, उसको निबंध के अलग दर्शन के क्षेत्र में जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज हम इस साक्षात्कार को, इस संवाद को, इस अच्छे से संवाद को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं कि कल और आएंगे सपनों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सर, आपने आकाशवाणी से बातचीत की, हमसे बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।